नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सबको फिर लिए चलता हूँ कहानियों की दुनिया में। आज आप सबके बीच में कहानी निष्क्रियता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो साहित्य वाटिका पत्रिका में छपी। इसको स्थान मिला। निष्क्रियता को स्थान देने के लिए साहित्य वाटिका के संपादक आदरणीय मान सिंह जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं कहानी निष्क्रियता। रघुवर, तुम्हारे खेत में इस बार आलू की फसल बहुत अच्छी लगी। हाँ बजरंगी, आलू की फसल तो अच्छी लगी है। सोच रहा हूँ अच्छी कीमत मिल जाए तो अपना पुराना कर्जा उतार दूँ। किससे कर्ज लिए हो भैया? संपत्ति से लिया हूँ। संपत्ति से क्यों ले लिए? उसका तो ब्याज ही बहुत है। इससे तो अच्छा था कि काशी गोमती ग्रामीण बैंक से ले लेते। सोचा तो मैंने भी यही था बजरंगी, परंतु कई बार चक्कर लगाने पर भी लोन नहीं मिला। बुआई का समय निकला जा रहा था, क्या करता। चलो भैया, जो हुआ सो हुआ। आगे से इस संपत्ति से उधार मत लेना। मेरा भी मन थोड़े ही था, परंतु मरता क्या न करता। अच्छा, अपने सभी खेतों में आलू लगा दिया है? हाँ बजरंगी, 2 बीघे तो खेत ही हैं। यदि थोड़ा कर करके लगाता तो नकदी फसल का क्या फायदा। कहते तो ठीक हैं, पर परिवार को खाने के लिए अन्न कहाँ से मिलेगा। उसके लिए बटाई पर जगत बाबू का खेत ले लिया है। बड़ी हिम्मत दिखाई है तुमने भैया। हाँ, इस बार आलू यदि पाले से बच गई तो अपना बेड़ा पार हो जाएगा। सुन रहा हूँ कि इस बार आलू की कीमत अच्छी लगेगी। सुनाई तो यही पड़ता है, परंतु यह मिल जाए तो जानो। क्यों? इसमें बिचौली आ जाते हैं न। खैर, तुम्हारी खेती अच्छी है, कीमत अवश्य मिलेगी। आखिर भगवान भी न्याय करते हैं। हाँ बजरंगी, भगवान का ही तो भरोसा है। कीमत मिल जाए तो अगली बार खेत उठावनी पर लेकर केला और सूरन की खेती कर लो, जिससे बड़ी बेटी फुलवा के हाथ पीले कर दो। फुलवा कितने बरस की हो गई भैया? 16 बरस की हो गई। फुलवा की माँ रोज मेरे पीछे पड़ी रहती है। हाँ हाँ बेटी, जात बढ़ने में देर नहीं लगती। अच्छा, अब चलता हूँ। राम राम। राम राम भैया, राम राम। रघुवर घर पहुंचा तो तीनों बेटियां एवं 2 बेटे उसको घेर लिए। बापू आए, बापू आए। छोटका उसके कांधे पर उचक कर बैठ गया। दोनों छोटी बेटियां हाथ की उंगली पकड़कर खींचने लगी। फुलवा आगे आगे चलने लगी। सबकी अपनी अपनी फरमाइशें हैं। कोई एकादशी के मेले से जलेबी और गुब्बारे, तो कोई नए कपड़े। इतने में फुलवा की माँ सुमती आ गई। बच्चों को हटाते हुए बोली, उनको आते ही घेर लिया। दाना पानी नहीं लाना, बस मांग चालू। जा फुलवा, 1 लोटा ठंडा पानी और गुड़ ला तो। छोटका उछलकर अब माँ की गोद में बैठ गया। फुदक कर बोला, अम्मी, बापू के साथ कल मेले में जाऊंगा और पानी भरा गुब्बारा लूंगा। हाँ हाँ, ले लेना, अभी जाओ खेलो। सभी बच्चे आपस में खेलने लगे। कितनी सुंदर गृहस्थी है अपनी फुलवा की माँ। सुंदर तो है, लेकिन गृहस्थी की गाड़ी आगे कैसे चलेगी। फुलवा विवाह जोग हो गई, तुम तो उसी के पीछे पड़ी हो। क्या करूं, यह दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। हमें भी चिंता है। इस बार आलू की फसल की कीमत मिल जाए तो संपत्ति का कर्ज चुका दूं और कुछ खेत लेकर सूरन और केले की खेती कर लूं तो सब बेड़ा पार हो जाए। इसकी खेती के लिए रुपया कहाँ से आएगा? रुपया ले लूंगा काशी गोमती ग्रामीण बैंक से। सुना है उसका ब्याज बहुत कम है। अच्छा, यह तो ठीक है। नहीं तो संपत बाबू साहब से ले लो, उनका पैसा देने में ही पूरी फसल बिक जाती है। हम लोग तो फिर फाका मारते हैं। बच्चे अच्छा खाने को तरसते रहते हैं। मेहनत करें हम, मर मर के पैदा करें हम, और मौज उड़ाए ये सूदखोर। इनको तो नर्क में भी स्थान नहीं मिलेगा। अरे किसी को क्यों कोसती हो फुलवा की माँ? जब अपनी करनी ही खराब हो, भाग्य में जो बदा है वही होगा। भाग भाग भाग, क्या हम खेती करने वालों के ही भाग खराब है? नहीं तो और क्या। मर करके पैदा करते हम, मौज उड़ाते। और छोड़ो इन बातों को। कल कुछ अच्छा खाना बच्चों के लिए बना लेना। कुछ बाजार से लाओगे तब न। रुपए तो हाथ में है ही नहीं, कहाँ से लाओगे?
अरे मिट्ठू मियाँ की दुकान से उधार ले लूँगा, रुपया मिलने पर चुका दूँगा, पिछला तो चुकाया नहीं, वह क्यों देगा? अरे भागा थोड़े ही जा रहा हूँ, तू चुप रह, मैं लाऊँगा बस। अरे साल भर के त्योहार पर बच्चे पूरी कचौड़ी न खाएंगे तो कब खाएंगे? रुपए तो आते जाते रहेंगे। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो चली अपना काम करने। आलू की फसल इस बार अच्छी हुई। पाला तुषार न पड़ने तथा मौसम अनुकूल रहने से उत्पादन 2 गुने से भी अधिक हुआ। सबको तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आलू किसानों की सामत आ गई है। वजह कीमत का गिर जाना। फिर बिचौलिए आढ़तियों ने ऐसा व्यूह रचा कि किसान अपना आलू औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो गया। करे तो क्या करे, अपना आलू बेचे कहाँ? संपत अपना दाम वसूलने रघुवर के पास आधम का। कहो रघुवर, मेरे पैसे कब लौटाओगे? थोड़े दिन और गम खाओ बाबू साहब, आलू बिकते ही सूद सहित लौटा दूंगा। कब तक तुम्हें अगोरे रघुवर, 3-4 महीने सूद नहीं दिए, मूल की तो बात ही छोड़ दो। देखो 1 सप्ताह में यदि मेरा रुपया वापस नहीं किया तो परिणाम तुम जानते हो। जी बाबू साहब, मैं हफ्ते 10 दिन में अवश्य इंतजाम कर दूंगा। संपत चला गया। रघुवर सोच में पड़ गया कि अगर आलू की फसल की वाजिब कीमत न मिली तो वह क्या करेगा। 3 महीने से इसी के सहारे मंसूबे बना रहा था, जो अब खिसकता नजर आ रहा है। इतने में बजरंगी उधर से आ निकला। रघुवर पशुपीस में पड़ा थूक निकले जा रहा है। उसे देख बजरंगी बोल पड़ा, क्या बात है रघुवर भैया, बड़ी चिंता में लग रहे हैं। क्या बताऊं बजरंगी, मैं बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ? आलू की फसल तो अच्छी खासी है तुम्हारी, इसी का तो रोना है। चारों तरफ फसल अच्छी है, इसलिए कोई पूछ नहीं रहा है। आढ़तियों से बात किए, 2-3 बिचौलिए आ चुके, कोई भी दोनों बीघों के 10,000 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। पूछो, 10,000 तो संपत्ति से कर्ज लेकर खेती की थी। यदि इतना ही मिले तो मैं जीऊँगा कैसे, परिवार पालूंगा कैसे? फिर सूद कहाँ से आएगा? पता नहीं यह कौन सी व्यवस्था है। सोच रहा हूँ आलू शीतगृह में रख दूँ। शीतगृह की हालत तो तुम जानते हो रघुवर भैया। क्यों, क्या हुआ? अरे कोल्ड स्टोर के बाहर सब लोग ट्रैक्टर पर आलू लादे 3-3 दिन से खड़े हैं। जमा करने में भी दलाली चल रही है। तुम्हें कैसे पता चला? रमई काका से। वह तो 2 ट्रैक्टर आलू लादे वहीं 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। अगर 1-2 दिन ऐसे ही और रहा तो कह रहे थे कि औने पौने आलू बेच कर आ जाऊंगा। हे भगवान, यह हाल है। अब क्या करूं बजरंगी? 1 सप्ताह बाद संपत फिर सिर पर सवार हो जाएगा। तुम ही कुछ रास्ता बताओ। मैं तो कहता हूँ कि आलू को खेत से ही बेच दो। कोल्ड स्टोर ले जाने से खर्चा और बढ़ेगा, रुपया भी ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं है। कोई अच्छा बिचौलिया लाओ जिससे कुछ कीमत तो मिले। अगर 12,000 में आलू बिकेगा तो संपत्ति का सूद मूल ही नहीं पूरा होगा। बटाई के खेत का अन्न बेच दूं तो खाऊंगा क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना न घबराओ रघुवर भैया। एक जमालपुर का बिचौलिया है वीरेंद्र, जो बादशाहपुर की मंडी देखता है, उससे बात करता हूँ। ठीक है, जल्दी करना। 3 दिन बाद बजरंगी बिचौलिया वीरेंद्र को लेकर रघुवर के घर आया। घर क्या था, खपड़े का कच्चा घर, आगे छप्पर का ओसार लगा है, उसमें 2 बांस की चारपाइयाँ रखी हैं। आते ही रघुवर ने गुड़ पानी पिलाया। चलो अपने आलू की खेत दिखा दो, तब बात हो। वीरेंद्र उठते हुए बोला, चलिए देख लीजिए, आलू की फसल बहुत अच्छी है। इस बार तो सभी की फसल अच्छी है, आलू तो मिट्टी के मोल हो गया है। बात करते करते वे तीनों खेत पर आ पहुंचे। रघुवर खेत दिखाते हुए बोला, देखिए कितनी अच्छी फसल है। अच्छी फसल तो है रघु काका, कितना मांग रहे हैं? 2 बीघे पूरा खेत है, 20,000 तो कम से कम मिलना ही चाहिए, तब जाकर लागत निकलेगी। इतना तो मुश्किल से ही कोई दे पाएगा काका। इतना नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कर्जा लेकर खेती की है, यही तो रोना है काका। पैदा हो तब भी रोना, अधिक पैदा हो तब और रोना। तुम ही बताओ बजरंगी, इससे कम में मैं कैसे दे दूं? बजरंगी बड़ी गंभीर मुद्रा में आंखें बंद किए सोच रहा था। थोड़ी देर बाद वीरेंद्र की ओर मुंह करके कहा, वीरेंद्र भैया तुम कितना देना चाहते हो? 12,000 मैं दे दूंगा। इतना तो पहले ही मिल रहा था, तो फिर आपको बुलाने का क्या फायदा? अपना जान के ही तो बुलाए हैं। बजरंगी भैया, मंडी की हालत अच्छी नहीं। आपको लगता है कि हम लोग बहुत माल उड़ाते हैं, तो भैया इस धंधे में बहुत खोखट है। मंडी अधिकारियों की जेब गर्म करनी पड़ती है,
तब माल निकलता है। फिर भी आप कितना दे सकते हैं? 1000-2000 और बढ़ा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। वह भी बहुत अच्छी फसल है इसलिए। बोलो रघुवर काका, मैं क्या बोलूं? उसने अपना सिर पकड़ लिया। 15,000 से ज़्यादा मैं 1 रुपये नहीं दे पाऊंगा। देना है तो बताइए, अन्यथा आपकी जैसी मर्जी। कहते हुए वह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ गया। बजरंगी ने उसे रोका। कहाँ चल रही आप? नहीं बजरंगी, मुझे और भी कई जगह जाना है। बेचना हो तो बताओ, कल से आलू खुदवाऊं। बजरंगी और रघुवर ने 5 मिनट विचार विमर्श किया और कोई मार्ग न दिखाई देने के कारण सौदा तय ही करना पड़ा। ठीक है वीरेंद्र भैया, लेकिन रुपया नगद ही चाहिए, क्योंकि संपत्ति कर्ज वापस लेने के लिए सिर पर चढ़ा है। इसकी चिंता न करो बजरंगी, कल ही तुम्हें रुपए देकर तब आलू खुदवाऊंगा। रघुवर के आलू बिक गए। इसकी चर्चा पूरे गांव में फैल गई। संपत कहाँ पीछे रहने वाला है? कर्ज देने में जितना उदार, वसूलने में उतना ही निष्ठुर। अगले दिन सुबह ही रघुवर के घर आ पहुंचा। उधर रुपए मिले नहीं कि इधर वसूली शुरू। कुल मिले 15,000। संपत का ब्याज पर ब्याज लगाकर 10 रुपए की दर से कर्ज निकला 16,500। मरता क्या न करता। 15,000 की पूरी रकम रघुवर ने लाकर संपत के हाथ में रोते हुए रख दी। और जो बचा है 1500, उसे कब दोगे रघुवर? इतने में रघुवर की पत्नी सुमति सुबकते हुए बाहर निकली। इतना निठुर न बनो ठाकुर, हमारे अंदर भी प्राण है। जो मिला सब तो दे दिया। अरे जगत का खेत भी तो बटाई पर लिया है, अन्न बेचकर हमारा रुपया दे दो। अरे ठाकुर कुछ तो विचारो, उसे बेच देंगे तो खाएंगे क्या? या तुम जानो, मुझे इससे क्या। इतने में बजरंगी बोल पड़ा। भगवान से डरो बाबू साहब, रघुवर के सब बच्चे भूखों मर जाएंगे। सब कुछ तो आपको दे दिए। इतने में फुलवा बाहर निकली। संपत उसे एकटक देखता रहा। यह कौन है? यह रघुवर की बेटी है। अरे यह तो जवान हो गई, इसका विवाह क्यों नहीं करते रघु? कहाँ से करूं बाबू साहब, हाथ में कुछ बचता ही नहीं। अच्छा ठीक है, शेष बचे रुपए अगले तूर में दे देना। वैसे यह मेरे उसूल के खिलाफ है, फिर भी तुम अपने हो जाओ, छोड़ दिया, अगली बार दे देना। बड़ी दया बाबू साहब। संपत भर निगाह फुलवा को देखते हुए चला गया। रघुवर सिर पर हाथ रखे हुए बैठा रहा। उसका कलेजा फटा जा रहा है। इतनी मेहनत के बाद भी मिला कुछ नहीं, कर्जा बाकी ही रह गया। संपत का फुलवा को इस तरह से देखना उसे अंदर तक झकझोर गया। मन कर रहा था बालों को नोच डाले, खूब जोर से चिल्लाए, लेकिन इससे क्या होता, जग हंसाई होती बस। पास में पड़ी चारपाई पर औंधे मुंह लेट गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी सुमति ने उसे उठाया। रघुवर फपक पड़ा। सुमति उसके सिर को सहलाने लगी। दोनों की आंखों से अश्रुधार बहने लगे। बजरंगी वहां से उठा और चला गया बिना कुछ बोले। लग रहा है रघुवर के यहाँ मातम हो गया है। कई दिनों तक रघुवर अनमनासा बना रहा। उसके आलू के खेत खाली हो गए। जगत के खेत जो बटाई पर लिए थे वह भी खाली पड़ा है। कुछ करने का मन ही नहीं करता, इधर उधर अनायास ही घूमा करता है। सुमति ने उससे कहा, आप ऐसे ही घूमते रहेंगे या कुछ खेती के बारे में भी सोच रहे हैं? खेती करके क्या करेंगे, भरसाए भूनो, हाथ काला का काला ही बना रहेगा। फिर भी कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? क्या बच्चे भूखों मरेंगे? फिर फुलवा का विवाह? चुप रहो, जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। हाथ पर हाथ धरे रहने से तो कुछ नहीं होगा। क्या हर बार नसीब खराब ही रहेगा? मैंने देख लिया है, किसानों के भाग्य में दुख ही बंधा है। बजरंगी कह रहा था बैंक से कर्ज आसानी से मिल जाता है, कुछ कर्ज लेकर खेती कर लेते। आप कह रहे थे सूरन और केले की खेती में बड़ा फायदा है। फायदा तो है फुलवा की माँ, लेकिन उसका भी आलू की खेती जैसा हाल हुआ तब हम कहाँ जाएंगे। केले की खेती सब नहीं करते, इसमें फायदा जरूर होगा। फिर कर्जा भी चुक जाएगा, फुलवा का विवाह भी हो जाएगा। उस दिन देखा नहीं वह सूदखोर संपत कैसे घूर रहा था। उसका नाम न लो, वह खून पी लेता है। कर्जा तो कभी चुक ही नहीं सकता, ब्याज पर ब्याज। पाजी कहीं का, बहू बेटियों का ख्याल ही नहीं है, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। उसका बचा 1,500 5,000 में बदल जाएगा। अगर उससे और कर्ज लिए तब तो चुका चुके, भूख से ही मर जाएंगे। अब नगदी खेती करने का मन नहीं करता फुलवा की माँ। आपकी मर्जी, वैसे बैंक से पता कर लेते, शायद बात बन ही जाए। ठीक है, तुम कहती हो तो जाकर
देखता हूँ। बजरंगी और रघुवर दोनों काशी गोमती ग्रामीण बैंक गए। मैनेजर से मिलना चाहा, परंतु उसने मिलने से मना कर दिया। कहा कल आना, कल कल कल, बस कल। कई बार वे चक्कर लगा चुके। तब पता चला कि बैंक का दलाल कमल से मिलने पर काम आसानी से हो जाएगा। वे दोनों कमल के पास पहुंचे तथा अपनी बात बताई। सुनकर कमल ने पूछा, कितने बीघे खेत है रघुवर काका? यही कोई 2 बीघे। इस पर तो इतना कर्जा नहीं मिल सकता। कमल बेटा, कर्जा दिलवा दो तो खेत बटाई पर लेकर 5 बीघे केले की खेती कर लूँगा। आपका कहना तो ठीक है, लेकिन बैंक मैनेजर नहीं मानेगा। हाँ, अगर कुछ चढ़ावा चढ़ा सको तो कुछ काम बन जाए। चढ़ावा? यह क्या है? अरे रघु काका, आप बहुत सीधे हैं। चढ़ावा का मतलब मैनेजर की जेब गर्म की जाए। पर बेटा, मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। अभी कौन कह रहा है? ऋण पास होने पर खर्चे बर्चे के नाम पर 10% देना पड़ता है। यह तैयार हो तो बोलो, मैनेजर से मिले। तब संपत ठाकुर और बैंक के कर्जे में क्या अंतर है? अंतर क्यों नहीं? यहाँ एक बार दोगे, वहाँ तो हर महीने इतना देते हो। फिर यहाँ का ऋण 6 महीने बाद जमा करोगे, वहाँ तो तुम्हारी गर्दन दबा कर ले लेगा। अगर किसी कारणवश जमा नहीं कर पाया तब क्या? पहले तो ऐसा होगा नहीं। अपनी फसल का बीमा करवा लेना। तुम नहीं दोगे तो बीमा कंपनी देगी। अच्छा, यह तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैनेजर से बात करो भैया। ठीक है, आप अपने खेत का कागज़ दे देना, बाकी मैं देख लूँगा। अच्छा कमल बेटा, चलता हूँ, कागज़ कल दे दूँगा। 1 महीने में 2 लाख रुपए का ऋण केले की खेती के लिए पास हो गया। लेकिन रघुवर के हाथ में आए 1,60,000। 20,000 घूस के और 20,000 बीमा के पहले ही कट गए। एक बार बड़े हौसले से रघुवर पूरे परिवार सहित केले की खेती में जुट गया। बजरंगी भी साथ में लगा रहता। 2 बीघे अपने और 3 बीघे 20,000 प्रति बीघे के दाम पर जगत बाबू से ले लिया। बड़े पैमाने पर खेती शुरू की। इसी खेती पर उसके सपनों का भवन टिका था। अच्छी खेती हो गई तो 5 लाख के वारे न्यारे हो जाएंगे। 2 लाख बैंक का और 60,000 जगत को देने के बाद करीब उसके पास 2.5 लाख तो बच ही जाएगा। इसी में रघुवर खोया रहता। पत्नी सुमति फुलवा के विवाह को लेकर आए दिन उसे याद कराती रहती। अब की बार फुलवा का विवाह कर दो, केले की फसल हो जाने दो, उसके हाथ पीले कर दूंगा। मैं तो कहती हूँ लड़का देख लो। जगन चौधरी से बात किए कि नहीं? जब हाथ में रुपए नहीं तो क्या बात करते? किसी तरह जगन चौधरी के यहाँ फुलवा का विवाह हो जाए बस। कहती तो ठीक हो, लेकिन जगन चौधरी का नाम बड़ा है और फिर बिरादरी के चौधरी हैं। वह तो हैं, उन्होंने आपसे कुछ मांगा तो नहीं? मांगा तो नहीं, लेकिन उनकी इज्जत का सवाल तो है। शादी में 3-4 लाख रुपए से कम न लगेंगे, समझी? हाँ, तो इस बार खेती से इतना निकल आएगा। मैं तो कहती हूँ जाकर विवाह ठीक कराइए, नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। कहती तो ठीक हो, कल ही अच्छा जाता हूँ, बात कर लेता हूँ, अगली लगन में विवाह कर दूंगा। रघुवर ने जगन चौधरी के लड़के के साथ फुलवा का विवाह तय कर दिया। 1.5 लाख रुपए और 1 मोटरसाइकिल देना स्वीकार किया। जब उसने केले की खेती की है, गांव में उसका रसूख पड़ गया है। एक दिन संपत उधर से घूमते हुए निकल पड़े। रघुवर केले के मेड़ को ठीक कर रहा था। उसका पूरा परिवार इसी में लगा रहता। किनारे किनारे बांस के बाड़ लगा रखे हैं। संपत को देखते उसने राम राम किया। क्या हाल चाल है रघुवर? अब तो तुम्हारे यहाँ से कोई किसी के यहाँ काम करने जाता ही नहीं। फुर्सत कहाँ मिलती है बाबू साहब, अपने ही खेत में इतना काम है। हाँ, अब तुम्हारा क्या पूछना, बड़े काश्तकार हो गए हो, केले की खेती कर लिए हो, इस बार माला माल हो जाओगे। अब तो बैंक से रुपया लिए हो, हमारी ज़रूरत तो है ही नहीं। ऐसा नहीं बाबू साहब, सब आपकी दया है। अच्छा, फुलवा का विवाह तय कर दिया? हाँ, जगन चौधरी के यहाँ। हाँ, मोटा आसामी है जगन, दहेज ज़्यादा ले रहा होगा। नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बड़े भले आदमी हैं। चलो ठीक है, फुलवा का विवाह भी इसी लगन में हो जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरे रुपए जो बचे उसे याद रखना। कहते हुए उसने फुलवा की तरफ एक नज़र मारी। अंदर से कुढ़ते हुए रघुवर बोला, जरूर बाबू साहब, इस बार सब चुका दूंगा। जैसे जैसे केले की फसल बढ़ रही थी, रघुवर और सुमति के मन में अंदर आनंद की हिलोरें उठ रही थीं। इस बार कर्ज और ब्याह से मुक्त हो जाएंगे, केले में फूल आने लगे। ऐसे समय में निगरानी की सख्त ज़रूरत होती है।
अचानक एक दिन रघुवर को अपनी बहन के यहाँ जाना पड़ा। वह रात में वापस न आ पाया। सुमति अपनी जवान बेटी और बच्चे को ले छोड़कर खेत पर कैसे रुकती। और फिर स्त्री जात। उसी रात जानवरों के झुंड ने पूरे केले की खेती को तहस नहस कर दिया। नीलगायों का और सांडों का बड़ा हुजूम आया। सुबह जब रघुवर खेत पर पहुंचा तो सब कुछ नष्ट हो चुका था। उसे काटो तो खून नहीं, बेहोश हो गया। यह खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। संवेदनाओं का ज्वार फूट पड़ा। उसकी पत्नी दहाड़े मारकर छाती पीटते हुए रोने लगी। हम बर्बाद हो गए, अब कहाँ जाएंगे? हाय, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? भगवान भी इतना निर्दयी है, हम लोग कैसे जिएंगे? गांव वाले रघुवर को घेरे हुए मुंह पर पानी के छींटे मारे गए। होश में आते ही वह कुएं की तरफ भागा। लोगों ने तेजी से दौड़कर उसे पकड़ लिया। सब आपस में मुहामुही करते रहे। बेचारे का सब कुछ उजड़ गया। आदि आदि गांव की महिलाएं सुमति को पकड़कर घर लाईं। अब खेत को ताकने की क्या जरूरत? रघुवर के घर में चूल्हा न जला। उसकी आंखों में गहरी उदासी छा गई है। 2 दिन से उसने किसी से बात नहीं की, कुछ खाया पिया नहीं। यही हाल सुमति का भी है। तीसरे दिन बजरंगी ने रघुवर के पास बैठते हुए बोला, कितने दिन नहीं खाओगे? बच्चों का क्या होगा? फुलवा जाकर कुछ बना तो। रघुवर कातर दृष्टि से उसे देखता रहा, फिर फपक कर गले से लिपट गया। बजरंगी ने उसका मुंह ऊपर किया, आंसू पूछे, घबराते क्यों हो? फसल का बीमा हुआ है, चलकर बैंक मैनेजर से मिलते हैं। अगले दिनों दोनों बैंक मैनेजर से मिले। रोते हुए हाल बताया। मैनेजर ने अफसोस जताया और उन्हें बीमा कंपनी के ऑफिस बादशाहपुर में जाकर मिलने को कहा। उसी समय दोनों बीमा ऑफिस साइकिल से चले गए। मैनेजर से रघुवर बोला, साहब मेरी फसल बर्बाद हो गई है। अच्छा, बीमा की रसीद है? हमारे पास तो नहीं है, बीमा का रुपया तो बैंक से ही काट लिया था। अच्छा, फिर भी रसीद तो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए। आप बैंक से बीमा की रसीद लेकर आइए, जो भी नियम होगा मैं अवश्य करूँगा। दूसरे दिन रसीद लेकर पहुँचे। मैनेजर ने रसीद देखा और बोला, आपको मुआवजा नहीं मिल सकता। क्यों? मेरे तो रुपए काट लिए गए थे। रुपए तो कटे हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा में मुआवजा मिलता है। आपकी फसल प्राकृतिक आपदा से नष्ट नहीं हुई है, लेकिन फसल तो हमारी बर्बाद हो गई। तो ये आपकी लापरवाही है। बीमा कंपनी इसका मुआवजा नहीं देती। अब क्या करें? इसमें यदि बैंक मैनेजर ऋण माफ़ी करवा सकें तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा इसमें कुछ होगा नहीं। कर्जा कैसे भरेंगे, यह आप सोचो। बजरंगी और रघुवर उदास मन से घर आ गए। 6 महीने पूरे हो गए, कर्ज न जमा हुआ। बैंक के चक्कर लगाते लगाते रघुवर के पैर में छाले पड़ गए। बैंक मैनेजर ने भी असमर्थता जताई, नियम कानून का हवाला दिया और अंततः रघुवर के नाम सम्मन जारी हो गया। रघुवर के घर में कोहराम मच गया। 1 वर्ष के अंदर 3 बार सम्मन आ चुका है। इस बार यह नोटिस इस हिदायत के साथ ही थी कि यदि कर्ज न जमा हुआ तो जमीन जायदाद कुर्क हो जाएगी। जगत अपने 60,000 के लिए रघुवर पर धौंस जमाए पड़ा है। जगन चौधरी अब रघुवर के यहाँ विवाह करने में आनाकानी कर रहा है। सीधे सीधे इनकार नहीं किया, लेकिन कहला दिया है कि तुम्हें अगोरते 1 साल हो गया है। इस लगन में विवाह करना है तो करो, अन्यथा मैं अपने लड़के का दूसरी जगह विवाह कर दूंगा। रघुवर के सामने विकट संकट उपस्थित हो गया है, क्या करे? उसकी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी दशा में मनुष्य चेतनाहीन हो जाता है। कोई कुछ बताता, कोई कुछ। एक बार फिर उसने बैंक मैनेजर से मिलने का निश्चय किया। मिलने गया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, साहब कुछ करिए, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऋण माफी की योजना नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? बीमा वाले अपना पल्ला झाड़ लिए हैं, नियम कानून का हवाला देते हैं। फिर भी कोई रास्ता तो बताइए। मैं तो नौकरी करता हूँ, आगे मैं क्या कर सकता हूँ? एक ही रास्ता है, किसी तरह से 1 बार रुपए जमा कर दो, मैं दोबारा तत्काल ऋण दे दूंगा। साहब 5 लाख रुपया आएगा कहाँ से? बुरा न मानो रघुवर, अपने खेत बेच दो। खरीदेगा कौन?
फिर 5 लाख कोई देगा भी नहीं। 60,000 पहले ही सुतही पर संपत्ति से लेकर जगत को दे चुका हूँ। अब बस आपका ही सहारा है। देखो रघुवर, इसमें सरकार का नियम चलता है। सरकार ऋण को लेकर निष्क्रिय है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। संपत्ति को ही जमीन बेच दो। साहब, संपत्ति तो इसी पर निगाह लगाए हैं। 2 लाख से ज़्यादा नहीं दे रहा है, वह भी अपना कर्जा काट के। उसकी गंदी निगाह मेरी बेटी पर है। अपने जीते जी मैं उसे नहीं दूंगा, चाहे मर ही जाऊं। कुछ सोचो रघुवर, अगले हफ्ते तुम्हारी कुर्की है। क्या कर सकता हूँ साहब? सरकार, बीमा कंपनी, बैंक सभी ने तो धोखा दिया है। सभी निष्क्रिय हैं। बस किसानों को परेशान करने में सक्रिय हैं। आपका ही आसरा था, वह भी छूट गया। अब जो होगा देखा जाएगा। भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा। अच्छा, चलता हूँ साहब। जय राम जी की। रघुवर घर वापस आ गया। उसे अपने पर खौफ हो रहा है। बाप दादों की अंतिम निशानी 2 बीघे खेत और कच्चा घर सब नीलाम हो जाएगा। उसकी इज्जत मटिया मेट हो जाएगी। सारा जग उस पर थूकेगा। बच्चे दानी दानी को तरसेंगे। फुलवा को संपत गलत निगाह से देखेगा और वह कुछ नहीं कर पाएगा। यह सब उसकी आंखों के सामने होगा। नहीं नहीं, यह सब वह नहीं देखेगा। उसके मन में अंधड़ चल रहा है। बस उसकी मान मर्यादा अब नहीं बचेगी। किसी के बीच में उठ बैठ न सकेगा। सब हिकारत भरी दृष्टि से देखेंगे। जगन चौधरी फुलवा का विवाह तोड़ देगा। धिक्कार है ऐसे जीवन को। नहीं नहीं, यह सब देखने के लिए वह नहीं जिएगा। मन ने फिर धिक्कारा। यह कायरता है। फिर अंतर्मन झकझोर उठा। यह कायरता नहीं, कायरता तो नीलाम होते देखने में है। बहुत हो चुकी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। सिर्फ झींगुरों की आवाज़ें आ रही हैं। वह झटके से उठा। चेतना शून्य हो गई। गाय को गरखोले से खोल दिया। पगहा लेकर ताल के पास वाले पेड़ पर झूल गया। भोर में ही गांव में भूचाल सा आ गया। सारा गांव ताल पर इकट्ठा हो गया। सुमति, फुलवा, सभी बच्चे हृदय विदारक रुदन कर रहे हैं। सुमति बेहोश हो गई है। गांव वाले नम आँखों से कानाफूसी कर रहे हैं। काश बैंक से लोन न लेता तो यह हाल न होता। गरीबों के लिए बैंक लोन थोड़े ही है। यह नादान समझ न पाया। सुमति होश में आई। उसकी आंखें पथरा गई हैं। वह एकटक रघुवर की लाश को देख रही है। बजरंगी का कलेजा फटा जा रहा है। 1 सप्ताह बाद सूचना मिली कि सरकार ने नीलामी रुकवा दी है। बैंक की संस्तुति पर उसका ऋण माफ कर दिया गया है। लेकिन इस सक्रियता से रघुवर तो नहीं आ सकता ना। इतनी सक्रियता पहले दिखाए होते तो रघुवर आज। इसी प्रश्न के साथ यह कहानी समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत आभार।